ओके सो हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक आफ्टर द करंट हम स्टडी कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। और देखिए उसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिकली मेजरली क्या डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट आर द मैग्नेट्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना फर्स्ट लेक्चर मैग्नेट में? क्या है? ओके और मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। आदित्य बताओ कुछ डिफरेंट नेम्स बताओ मैग्नेटिक फील्ड के। लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड के नेम? हाँ मैग्नेटिक फील्ड के बताए थे ना, 3 फेमस नेम से इसे जानते हैं। किसी को पता है? एनीवन? फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वेरी गुड, फ्लक्स डेंसिटी, बहुत ही बढ़िया। और भी कोई क्या? मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, एक बार मेन टॉप पॉइंट देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ था एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एट करंट्स वायर में। के लिए कैसे हम मैग्नेटिक एग्जैक्टली तो हमने देखा हुआ था ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, और हमने लिखा हुआ था स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर आर्क, इन दोनों का डिस्कशन किया हुआ था। तो वायर पे 3 मेजर टाइप्स देखे थे, याद है कि नहीं? एक एंगल जिस पे होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है। फिर आर्क पे देखा था कि एक एंगल वाला आर्क, हाँ। फिर एक हाफ और एक फुल। फुल के बाद हमने देखा था फिर लेक्चर 3 में देखे हुए थे। लेक्चर 3 में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। लेक्चर 3 में हमने कुछ एग्जांपल्स, मिक्स एग्जांपल स्टडी किए थे। उसके बाद हमने आर्क के बाद, अच्छा ओके, आर्क के बारे में हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। 3 फिंगर्स रूल करके पढ़ा था। ओके फिर हमने सोलेनॉइड का डिस्कशन किया। हम्म। तो नेक्स्ट हमारा लिस्ट में था फिर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैंने एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी कि सोलेनॉइड से कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज को। एक चीज है जो लगता है क्वेश्चन रीड करके कि वो सोलेनॉइड है, बट सोलेनॉइड नहीं रहता है। क्या है वो? हाँ वो लेकिन ऐसे ऑयल, रैप किया है वैसा, मतलब कंफ्यूज। क्वाइल, क्वाइल। तो क्वाइल में क्या होता है, दे आर नथिंग बट दे आर लाइक फुल रिंग्स। बस रिंग्स भी कितने हैं? एन रिंग्स है, तो वो क्या बन जाते हैं? एक क्वाइल बन जाती है, एन रिंग्स। जबकि सोलेनॉइड में आपको दिखेगा क्या? स्मॉल एन, जो कि क्या होता है? एन बाय एल, एल। और एल याद रखना है किस में होना चाहिए? मीटर में। मीटर में, ठीक है। फिर एक सोलेनॉइड का दोस्त होता है कौन? एकदम सोलेनॉइड, टोरॉइड, टोरॉइड, ठीक है। तो आप टोरॉइड भी जब जान सकते सोलेनॉइड को बेंड करते हैं। हैं। एग्जैक्टली तो लेक्चर 3 तक हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था लेक्चर 3 में क्या, अब आफ्टर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमने स्टार्ट कर दिए थे फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था? फोर्सेस ड्यू टू फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी टेस्ट जो अपकमिंग टेस्ट है उसका शेड्यूल बताते हैं। वो जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है ना, सो क्यूमुलेटिव में हमारे जो आएंगे वो सिर्फ रहेगा लेक्चर 1 टू लेक्चर 3। और नहीं, 4 नहीं, लेक्चर 1 टू 3 वो भी सिर्फ फील्ड तक, सिर्फ ये सेक्शन, फोर्सेस नहीं। ओके ओके। ओके तो इससे रिलेटेड मैं आपको दूंगा शीट 1। शीट 1 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जो टेस्ट में रहेंगे वो वेरी शॉर्ट ऑफ उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके क्लियर है सभी को? यस, ओके फिर से मैं क्लियर करता हूँ सारे लोगों को। लेक्चर 1 टू लेक्चर 3 से आएगा क्यूमुलेटिव में। शीट में से 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें, संडे हम उसे डिस्कस कर लेंगे। शीट में आज लेक्चर के बाद शीट और नोट्स दोनों पोस्ट कर दूंगा। ओके शीट डिस्कशन कब कर लेंगे हम?
संडे को। अच्छा एक चीज और बताए, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि हम फिजिक्स का लेक्चर, हर बार ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, फिजिक्स का लेक्चर हम मंडे को कर लें इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे? मंडे टेस्ट। नहीं, टेस्ट को शिफ्ट कर दें सर ट्यूसडे लेकिन पे। उससे क्या होगा, मतलब टेस्ट के पहले अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आया करता है तो शीट वगैरह डिस्कस हो जाएगी ना, हाँ हाँ वो प्रॉब्लम चलेगा। रहता है ना। टेस्ट के पहले तक रहता है तो एटलीस्ट क्लियर रहता है कि यहाँ तक टेस्ट में आएगा जो भी डिस्कशन डाउट्स। तो किसी को प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से मुझे मैसेज करें। हम लेक्चर मंडे को रख सकते हैं क्या फिजिक्स, मतलब पूरा स्विच हो जाएगा, टेस्ट हमेशा ट्यूसडे होगा फिर, सर और हाँ लेक्चर सर। हमेशा। हाँ क्रिश, कोई डाउट क्या? सर नहीं कर सकते, मतलब अच्छा होगा वो। ओके ओके, चलेगा, तो मैं ग्रुप फिर पे रखता 3 दिन हूँ। मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। हाँ वही वही, उससे क्या होगा ना, मतलब थोड़ा बेनिफिट रहेगा। उससे मंडे को क्या है ना, जो भी डाउट रहेगा आपको वो हम क्लियर कर सकते हैं ना। अच्छा टाइमिंग वही है रेगुलर 5 to 6:30। 5 to 6:30 हम कब रखा करेंगे, मंडे को, और मंडे टेस्ट को। आपका स्लिप हो जाएगा ट्यूसडे को। ठीक है, अभी बस मैं आपको ग्रुप पे भी मैसेज करूंगा, अगर सब लोग एग्री करेंगे और स्विच हो सकता है मंडे को, तो हम शीट संडे की जगह पर मंडे को डायरेक्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज स्विच नहीं पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम संडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें अगर किसी को भी कुछ इशू रहे। चले ओके, तो देख लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने नया सेक्शन स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि ये सेक्शन में देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी पूरा क्लियर किया था क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हमने पहले देखा था। सो अपकमिंग शीट पूरा बेस्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में, और टेस्ट में भी सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है क्या, फोर्सेस। फोर्सेस चार्ज पे एंड करंट पे, तो हमने देखे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। पहले हमने फोर्सेस किस पे देखे थे, चार्ज। चार्ज पे। फॉर्मूला क्या था, QVB। साइन थीटा। उसके बाद हमने फोर्सेस देखा था किस पे, वायर पे। क्या था फॉर्मूला, ILB sin theta। वेरी गुड। फिर हमने बात की थी कि कब कब ये फोर्स जीरो हो सकता है, तो वहां पर हमने एक जब टर्म साइन यूज किया थीटा था। जीरो हो। हाँ, या फिर B जीरो, करंट ही नहीं फ्लो हो रहा हो। एक और टर्म यूज किया था, L की जगह पर L, L इफेक्टिव। याद है कि नहीं? अगर वायर स्ट्रेट नहीं है तो फिर क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, L इफेक्टिव। L इफेक्टिव। लास्ट इफेक्टिव में क्वेश्चन दिया था ना एक ऐसा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ ऐसा वायर दिया था और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। क्या था इसके लिए आंसर, R रेडियस का रिंग था ये। इसके लिए तो फिर 2R होगा ना। हाँ, तो L इफेक्टिव को क्या यूज किया था हमने, पाई R यूज किया था क्या, नहीं कितना, 2R। 2R। अच्छा आपने हुआ नोट्स में ध्यान दिया था, मैंने 2 क्वेश्चंस और ऐड किए थे जो कि मैंने बता दिए थे क्लासरूम में। अगर फुल रिंग रख दूंगा तो फिर क्या होगा, क्या मतलब लेंथ तो यूज करोगे, इफेक्टिव ही नहीं बन पाएगा ना। ILB sin थीटा में क्या यूज करोगे, L की वैल्यू, 0। जीरो आएगी क्या। 0। क्यों, क्योंकि स्टार्ट जहां पर है वहीं पे ही एंड हो रहा है ना। सर क्योंकि मतलब स्टार्ट और एंड एक ही है। एग्जैक्टली, तो L इफेक्टिव क्या हो जाता है उस केस में, 0। 0। तो बेटा नोट्स याद है, देखा था आप लोगों ने PDF, मैंने ऐड किया था पिछली बार। हाँ ओके ठीक है। अभी विश्वदीप तुम लेट ज्वाइन हुए क्या, नहीं सर, मैं फोन पे ज्वाइन हुआ था पहले, लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए अभी ज्वाइन अच्छा हुआ है अच्छा, लैपटॉप पे। ओके ओके ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी फिर मैंने इसमें ऐड किया था कि देखो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है
और हमने एक ऐसे लूप स्क्वायर रख दिया, तब भी क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं, तभी भी 0 आएगा। याद है कि नहीं, ये ऐड किया हुआ था यार, बताएं यहाँ तक ओके है? यस। अच्छा, कुछ लोग को याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने पीडीएफ भी नहीं ओपन किया होगा, नोट्स में ये था। ठीक है, चले तो आज वापस आते हैं, नेक्स्ट आगे नया पॉइंट अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्पेशल कंफ्यूजन से स्टार्ट करता हूँ। शीट में 1-2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे? देखें क्या होता है जब भी क्वेश्चन में हमें, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है ना। सपोज एक वायर है, बताओ इसके राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? तो करंट अगर अपवर्ड है तो कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड? into the plane. इनटू द प्लेन। अब देखना क्वेश्चन कैसे देता है, बोल देता है द वायर इज अलोंग नॉर्थ, सॉरी द करंट इज फ्लोइंग अलोंग नॉर्थ। नॉर्थ। बताओ उसके राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? Into तब the आपको plane. आंसर क्या करना पड़ेगा? इनटू। बट तब आप इस तरीके से देखोगे तो कई बार आंसर में इनटू द प्लेन नहीं लिखा होता है, डाउनवर्ड। अब आपको लगेगा अरे सर डाउनवर्ड कैसे हो सकता है? तो मैं बहुत ही सिंपल वे पे समझा रहा हूँ। जब भी कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूज हो जाए ना, तो जो इनटू और अबव द प्लेन है उनके लिए क्या वर्ड्स हम यूज करते हैं? इनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर? यस। समझ आया? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि क्या टर्म, क्या वर्ड्स यूज करते हैं हम, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ओके। जबकि क्वेश्चन अगर बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा अ वायर इज लाइंग and the current is lying along x-axis and the current is flowing from left to right. क्या flow हो रही है? लेफ्ट। Left to right. Find the magnetic field just above this wire at a point just above this wire. तो जब बेटा लेफ्ट और राइट बोल देता है तब ये जो above या अपवर्ड का मतलब होता है तब होता है जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, मतलब ये। बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनटू द प्लेन या नहीं, Into, या आउट ऑफ? सोचो अच्छे से। into the plane. आउट ऑफ द प्लेन ना। ऐसे थंब इस तरफ हम्म। करो तो इस हाँ। तरीके की रिंग बनेगी ना, इधर एंटी क्लॉकवाइज बनेगी ना राइट हाँ। साइड से। हम्म। तो यहाँ पर क्या आएगी आंसर? आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर अपवर्ड नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड अबव द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। हाँ। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो अपवर्ड का मतलब क्या होता है? अपवर्ड का मतलब होता है क्या? वाई एक्सिस। तो मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात समझाता हूँ कि जब लेफ्ट राइट यूज करता है तब अप डाउन का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई। वाई एक्सिस। और जब क्या यूज कर ले? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तब अपवर्ड का मतलब वाई नहीं होता है, तब अपवर्ड का मतलब होता है अबव द प्लेन, डाउनवर्ड का मतलब इनटू द प्लेन, मतलब माइनस जेड एंड जेड। क्लियर है या नहीं बताइए ये चीजें? हाँ। तो चले देखें, समझिएगा। एक वायर है जिसमें करंट जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट अबव द वायर। outside the plane. आउट। आउट ऑफ द एग्जैक्टली, सॉरी नहीं, क्वेश्चन सुने। फाइंड बी एट अ पॉइंट above the wire। तो बेटा जब वेस्ट और ईस्ट कह दिया तब above मतलब ये पॉइंट है ही नहीं। above मतलब कौन सा पॉइंट है? X-axis. एक्स। जेड। Z। समझा कि नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ? above मतलब ये वाला पॉइंट पूछ रहा है और डाउन मतलब इनटू वाला पॉइंट पूछ रहा है। समझा कि नहीं? जब ईस्ट वेस्ट दे देगा
ये जस्ट कंसिडरेशन है, इस पे अब आप कमेंट नहीं कर सकते हो कि नहीं सर इंग्लिश में तो अबव मतलब ऊपर होता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बट अबव मतलब ऊपर कब होता है, जब क्या वर्ड यूज करे, अरे क्या वर्ड यूज करे, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट अगर Right. किया तो फिर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, और जो हमें दिख रहा है। और अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूज किया तब अबव का मतलब होता है 3D में अपवर्ड द प्लेन। तो बताओ क्या आंसर होगा, क्या लग रहा है आपको इस जगह पर फील्ड का आंसर क्या होगा? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ, पक्का सोचिए, सिंपल है, फील करना पड़ेगा। हाँ हाँ, साउथ 3D की में तरफ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये रिंग बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये रिंग बनेगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, नॉर्थ की तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, वेस्ट बाहर जेड की तरफ अपवर्ड। इस पॉइंट पर कैसी होगी, इनटू द प्लेन। और इस पॉइंट पर ऐसे नीचे साउथ। समझा कि नहीं यार, 3D में बना हुआ है ये। अगर वायर स्ट्रेट जा रही है तो ये रिंग ऐसे 3D में बनेगी। अब अबव मतलब ये पॉइंट है क्या, अगर ये वेस्ट ईस्ट कह दिया? नहीं, नहीं, ये पॉइंट बोलेंगे नॉर्थ, ये पॉइंट बोलेंगे साउथ। अबव मतलब ऐसा जेड एक्सिस वाला पॉइंट, ये समझा ना? तो यहाँ पर ऐसे क्या फील आएगी, एकदम वर्टिकल डाउन। क्लियर है या नहीं, बताएं ये चीज सबको। यस सर। नहीं सर, थोड़ा ठीक है, डाउट है। ओके। शीट में भी एक क्वेश्चन था तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को, मुझे अभी लगता है क्लियर है। डन ना? यस। चलिए, तो वापस आते हैं अपन फोर्सेस वाले सेक्शन में आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझा दिया। चलिए, ये एग्जांपल ट्राई करें आप लोग। फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट I1। तो वायर में कितनी करंट है, I1, और लूप में कितनी करंट है, 0 है। I2। तो आंसर 0 होगा क्या, बताएं। F इज इक्वल टू I L इफेक्टिव इंटू बी B इंटू इंटू साइन साइन थीटा। L इफेक्टिव क्या होगा, 0। 0। 0। लेकिन बेटा L इफेक्टिव तब कंसिडर करते हैं जब B कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता है। बट जरा सोचो, एक वायर के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ा दूर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा क्या, नहीं, नहीं। नहीं। तो वो जो एल इफेक्टिव हम बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि इधर वाली वायर को क्या कर देती है, नलीफाई। कैंसिल कर देती है। बट अब तो स्टोरी ही अलग है, इधर वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और इधर पे कम। कम। तो इसका मतलब कौन डोमिनेट कर जाएगा, वो ये पहली वाला, बार। पहली वायर। तो जरा बताओ पहली वायर को कैसा फोर्स फील होगा, करंट में ड्रॉ कर देता हूँ सब में। बताओ वायर ए बी को फोर्स कैसे फील होगा, पहली बात 0 होगा क्या, नहीं। लेफ्ट साइड की तरफ। तो ए बी फोर्स पर किधर लगेगा फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन, चेक करो। अट्रैक्शन। अट्रैक्ट। अट्रैक्शन। देखें, इसके वजह से पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ज्यादा है। नहीं ज्यादा है, डायरेक्शन क्या है, Into the plane. इंटू इनटू द द प्लेन। अब क्या यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर और फिंगर्स इनटू द प्लेन, समझा ना? तो पाम का परपेंडिकुलर किस तरफ जा रहा है, हाँ। इसके तरफ। क्लियर? आप राइट हैंड में ये वायर ए बी को राइट हैंड में यूज करें, आप अपने राइट हैंड का थंब इधर रखेंगे और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फिंगर्स इनटू द प्लेन लेके जानी पड़ेंगी ना। तो परपेंडिकुलर टू पाम किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, अट्रैक्शन। और इसमें अट्रैक्शन। ये भी लर्न कर सकते हो, दो वायर्स में अगर सेम करंट जाती है तो दोनों वायर क्या करती हैं, क्या करती हैं दोनों वायर्स,
पैरेलल जाती है। अरे अगर दो Attract. वायर्स पैरेलल है, Attract. सेम डायरेक्शन में करंट जाती है, तो दोनों वायर क्या करती हैं एक दूसरे को? Attract. अट्रैक्ट। ये आप लर्न कर सकते हैं। तो चले, फोर्स ऑन ए बी क्या हो जाएगा आंसर? बी मतलब आई एल बी, और साइन थीटा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और एल कहाँ है? प्लेन पे, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना? नेक्स्ट, फोर्स ऑन बीसी वायर बताइए। बेटा एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, ये फिगर बना के पूछ लेता है, फाइंड द फोर्स ऑन बीसी वायर। बताओ बी टू सी वायर में क्या होगा फोर्स? अपवर्ड लगेगा। एग्जैक्टली, सबको समझ आया ना? इनटू द प्लेन, और फोर्स कैसे लगेगा? अपवर्ड। जबकि एडी वाली वायर में कैसा लगेगा फोर्स? डाउनवर्ड। लेकिन इनका बताओ, ये दोनों वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में सेम थी ना, बिल्कुल चेंजेस, हाँ, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? कैंसिल। Cancel. कैंसिल। बट बिकॉज सीडी को अलग फील होने वाली है और एडी को ज्यादा, इसलिए किसका फोर्स ज्यादा होगा? एबी AB. का। तो ओवरऑल AB. फोर्स किस तरफ लगेगा इसमें? वायर की तरफ, I1 वायर की वायर तरफ। की तरफ फोर्स लगेगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन रहा इसको लेके। तो ये बताने का सिर्फ पर्पस था कि आंसर क्या नहीं है? जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट। हाँ, क्लास 9th में एक बार बताई थी ना चीजें, अगर कोई भी चीज वेरिएबल है, चेंज हो रही होती है, तो फिर हम पैटर्न क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर फॉर्मूले में डिवाइड है तो क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। और हमने मल्टीप्लाई वो होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन का देखा था। एग्जैक्टली, करंट में भी बताया था ना, करंट इज इक्वल टू क्या होती है? क्यू बाई टी। डिवाइड में है तो इसलिए क्या Q by निकालते हैं? dx dq by dt। डी क्यू बाई डी टी। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है, लाइक वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू है तो क्या करेंगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट। dx का इंटीग्रेशन बताया नहीं था सर तब, ओके ओके, डिफरेंशिएशन सिखाया कोई था। बात नहीं, तो जरूरत नहीं रहेगी, हमारे में सिर्फ यूनिफॉर्म ही हमें डिस्कस करना है। हाँ। ओके ना? सर, हाँ, लेकिन अगर हमने दो वायर्स ऐसे प्लेस की कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है पूरे लूप के ऊपर, तो फिर ये फार्मूला इलेक्ट्रोड यानी जीरो हो 0। जाएगा, तब ये हाँ, फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस। ओके, देखें तो फिर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया क्या, कि जो बी है वो ए बी के लिए कैसा है देन सी डी। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ए बी पे बी क्यों ज्यादा है? Because its perpendicular distance from the wire is इज less. लेस। तो पास में इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हमने ये निकाल लिया यहाँ पे। और फोर्स ऑन बी सी वायर एंड फोर्स ऑन ए डी वायर वो दोनों सेम है, सेम डिस्टेंस है, इसलिए क्या है उन दोनों पे फोर्स? इक्वल है। ठीक है ना? हाँ, तो पूरा इस क्वेश्चन का रिजल्ट समझ आया कि क्या एग्जैक्टली है। तो इसमें पूछेगा कि ये फोर्स किस तरफ फील करेगा, तो किस तरफ फील करेगा? लेफ्ट की तरफ, जीरो नहीं होगा। ओके, चले, तो अब हम देखेंगे कि कैसे दो वायर के बीच में फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम फोर्स किन के बीच में देखेंगे? Two wire. दो वायर। टू वायर्स। तो पहले हमने देखा क्या, कि फोर्स देखा कि एक चार्ज पर कैसे लगता है, फिर हमने देखा एक करंट वायर पे कैसे लगता है, अब हमने देखा कि दो वायर्स के बीच में कैसे फोर्सेस लगेंगे। आइडिया तो वही है ना, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला फील्ड होगा कि वो केप्ट है ना? तो देखेंगे, स्टेप वाइज समझाते हैं कैसे टू वायर्स के बीच में फोर्स करते हैं। मान लेते हैं एक बड़ी सी वायर के पास में हम कौन सी ले आए? एक एल लेंथ की वायर ले आए। हाँ, और वो कितनी दूर है उससे? डी डिस्टेंस। तो मैं पहले चेक करूंगा कि इस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, किसके वजह से?
I1 की वायर I1 1 की की वजह वजह से। से। तो मैंने एक टर्म लिखा B21, इसको रीड क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन Like 2 ड्यू 2 टू due to 1. तो B21 का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस बट ड्यू टू 1 दिस वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, ये बताओ ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट I by 4 pi। You not 2 पाई हाँ आर। 2 pi। इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम? T. डी। अब हमें चाहिए, हमें कैलकुलेट क्या करना था इस वायर पर? फोर्स। क्या चाहिए? 4 फोर्स। तो अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट अपवर्ड है, फोर्स किस तरफ लगेगा? Perpendicular. लेफ्ट। लेफ्ट साइड। राइट हैंड पाम रूल, थंब इधर, राइट साइड में, फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू पाम लेफ्ट की टुवर्ड्स तरफ। तो ये तो हम लर्न कर सकते हैं ना क्या, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है। तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला अब यूज करेंगे, क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला? आई, सेकेंड वायर में फोर्स चेक कर रहे हैं ना हम, एल, बट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और एंगल कितना है? 90। 90। 90 degree. तो आंसर कितना आ गया? B1 तो हमें पता था, I2 हमने यूज कर लिया यहाँ पर, और L2 भी यहाँ पर आ गया। ओके, अब यस होता क्या है, कभी कभी हमसे पूछता है, फॉर्मूला ओके है ना? हाँ फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, और जिस वायर पे फोर्स चाहिए उसका लेंथ। ओके, यस सर। मेन है ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बाकी तो आप जान गए ना, ये बी है, ये आई है, और ये एल है। ओके, हाँ क्लियर है? ठीक है, तो मैंने ये चीज स्पेशल पॉइंट में आपको लिखा दी है। क्या? अगर दो वायर में बताएं, समझ आया ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, यानी करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में होगा तो पक्का सबको समझ आया ना? हाँ सर। सर डिफरेंट अमाउंट में होगे तो भी अट्रैक्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, नेचर वही होगा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। अब देखो, सर कई बार, हाँ सर इस बार जो टेस्ट होगा ना क्यूमुलेटिव, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा रखना। हाँ, इस बार टाइम ज्यादा रखेंगे डेफिनेटली। इस बार 3 आवर्स रखने वाले हैं। ओके, अभी कौन लेट ज्वाइन हुआ है? अर्णव, धीर, आप लोग यार रीनेम कर लें, अपना स्टूडेंट आईडी नेम के पहले यूज करें। सर हम्म सर एक मतलब जनरल प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। हम्म जो कल टेस्ट था ना मैथ्स का, तो सर उसमें मेरा अभी 15 मिनट्स रह गया था, मैं सॉल्व करा तो डायरेक्ट सबमिट हो गया। आप एक बार व्हाट्सएप कर दो, जो भी प्रॉब्लम आया, मुझे कुछ भी इशू रहता है आप एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट कुछ भी है तो ओके। ठीक है। देखें, सर मैं भी फोर्स, व्हाट्सएप करता हूँ आपको। हाँ जो भी है अपार्ट फ्रॉम द मेरा भी कल टॉपिक, प्रॉब्लम होगा। जो भी है वो कर दें आप, देखेंगे। सो फोर्स पर यूनिट मास, अगर हम बात करें पर यूनिट लेंथ, कभी कभी क्या होता है, ये हमें लेंथ देता नहीं है दूसरे वायर की, बट उस केस में हमसे क्या पूछता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हमें समझ नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। तो कोई भी चीज अगर ऐसे पर यूनिट में पूछ रहा है ना, मतलब उसका क्या हुआ है उसमें F by L डिवाइड डिवाइड। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है? F बाई एल। एल। अच्छा हुआ ना, एल नहीं दिया है और हमसे ये पूछा है, तो एल हम इधर ले आए। तो डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट का आंसर क्या हो गया? म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये हो गया अपना बी, और ये हो गया आई। एल इधर डिवाइड में आ जाते हैं। तो बताएं ये पार्ट भी क्लियर है या नहीं? फोर्सेस ऑन टू पैरेलल वायर्स। हाँ सर। तो 3 केसेस हमने फोर्सेस के देखे हैं, फिर से बताओ। नंबर 1 क्या? चार्ज। और नंबर 2?
On wire. Number 3, Between two wires. between two wires. ठीक है, चले। तो फोर्सेस का यहाँ से पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि यार अगर कभी भी फोर्स लगेगा कहीं पर और उसका एक स्पेसिफिक मास है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक Acceleration. एक्सेलरेशन, और बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वहां पर क्या आ जाएगी, मोशन। मोशन आ जाएगा। मोशन आ जाएगा तो फिर हमें सारी चीजें फिर से सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहले हमने पढ़ा था क्या इस चैप्टर में, फिर से मैं समराइज करता हूँ। पहले हमने पढ़ा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने पढ़ा Force. फोर्स। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन कैसी दिखेगी वहां पर। ओके, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, Motion. Motion of charge. मोशन ऑफ अ चार्ज इन Uniform यूनिफॉर्म magnetic. मैग्नेटिक फील्ड। चले तो स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। पहले चार्ज को देखते हैं क्या होगा इसका। सपोज एक क्यू चार्ज है और किस स्पीड से जा रहा है, v स्पीड वी से। सोचो इसको सेम डायरेक्शन में फोर्स मिला तो किस तरह का पाथ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। सबको क्लियर है। लेकिन मुझे पता है कि मैग्नेटिज्म में फोर्स ऐसे स्ट्रेट लगता ही नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा v के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा अगर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहे वेलोसिटी के, तो वो बार बार वेलोसिटी को सेम अमाउंट से टर्न करेगा, और ऐसा करने की वजह से उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो मतलब इस सेक्शन में हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है पाथ, सर्कुलर। क्लियर, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो हमें सर्कुलर मोशन को पहले स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम आगे बात करेंगे। तो कभी कभी छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि ऑफ कोर्स मोशन तो यूनिफॉर्म रहेगी। तो जो कोई चीज ऐसे सर्किल में घूम रहा है बट उसकी v क्या है, हर बार सेम कांस्टेंट, तो उस मोशन को कैसी बोलेंगे, Uniform circular. सर्कुलर रीजन क्या है, Constant. लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नहीं, क्यों, Direction. Direction change हो रहा है ना. तो Active. वेलोसिटी डिफाइन ही किस तरीके से, मैग्नीट्यूड प्लस Direction. डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या, नहीं, नहीं। तो क्या बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन। इसलिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड, समझना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज एंटर्स, बताओ व्हाट विल हैपन, इट्स स्पीड विल चेंज, नो, नो, इट्स वेलोसिटी विल चेंज, यस, यस। व्हाई, बिकॉज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हुआ। अब वेलोसिटी चेंज हुआ तो बताओ इट्स एक्सेलरेशन विल चेंज और नॉट, यस, चेंज होगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नहीं. वो चेंज होगा क्या, नहीं. नहीं। मतलब एक्सेलरेशन की बस डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। ओके, Yes, sir. चले। तो अब हम थोड़ी सी सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि कभी भी अगर आपको एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है, क्लियर, अगर हमें कभी भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, मतलब चीज एक की, सर्कल, मतलब जिस इसमें घूम रहा है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर एक चीज कोई सर्किल में घूम रहा है तो मैंने साफ साफ बताया था कि ये पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जो उसे बार बार टिल्ट कर रहा है ना, कोई तो है ना जो इसे टिल्ट करना है, वरना ये सीधे निकल जाता ना। हाँ, तो एक फोर्स है जो हर बार सेंटर की तरफ लगता है, जिसका नेम क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल। और अच्छी बात यह कि हमें उसका फॉर्मूला याद करना रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, v square बार. अच्छा अच्छा, एक रिलेशन था। कई बार इन केस ऑफ रोटेशन और सर्कुलर क्या होता है, मैंने क्वेश्चन
प्रीवियस लेक्चर में कराया था कि इंस्टेड ऑफ स्पीड हमें क्या दे देता है कि लेट से एक रोटेशनल चार्ज, स्पीड यस, रोटेशन पर ओमेगा सेकंड दे देता है, मतलब क्या दे देता है, ओमेगा। तो कैसे हाँ। निकालते हैं फिर भी? आर ओमेगा। आर ओमेगा। आर ओमेगा, हाँ। ऐसे बहुत बड़े यार, तुम लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हो लग रहा है। हाँ चले, बहुत अच्छी बात है यार। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो कई बार क्या होता है ना, अगर v दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर ओमेगा दिया है तो क्या करो, v को क्या लिख दो, आर ओमेगा। आर हाँ, ओमेगा। मतलब आर ओमेगा। तो m, v को हमने लिखा ओमेगा आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एक आर कट, आंसर क्या आ जाएगा, m एम आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा एम आर ओमेगा। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो यार, ऐसे लिख लो। तो ये दो टाइप में फॉर्मूला यूज हो जाता है सेंट्रीपिटल का, याद रहेगा। यस सर। यस सर। चलो, अब होगा क्या कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चाहिए होगा सेंट्रीपिटल, क्योंकि बिना इसके तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सेंट्रीपिटल कौन देगा हमें? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स देगी वो किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल का। सेंट्रीपिटल का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अब बेटा फॉर्मूला पता है यार, सेंट्रीपिटल का mv स्क्वायर खत्म। बाई आर, और मैग्नेटिक का QVB sin थीटा। यूवीबी साइन इस थीटा। इससे दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछेगा, देखना क्या क्या पूछेगा कि यार वो सर्किल की रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाँ, जो एम लिखा वी बाई MV क्यू बी। by QB। बताओ, एक मिनट, अच्छे से याद कर लो, बढ़िया अच्छे से देख के समझो कि कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है रेडियस निकालने में। ठीक है, चलो, पक्का ना, समझ आया ना क्या किया हमने? हम्म। एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम्म। मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला की। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पता है ना, लिखाया है ना? हाँ, लिखा है। और कोई यूनिट पता है टेस्ला के अलावा? गॉस। गॉस। गॉस, ये भी लिखाया है। हम्म। ठीक है, अभी इसमें एक चार्ज एंटर किया, उस चार्ज का मास है 10 ग्राम, और वो 10 टू द पावर, या लेट से 100 मीटर पर सेकंड से एंटर किया। बताओ हाउ लॉन्ग सर्किल इट विल मेक। क्लियर? चार्ज कितना है? चार्ज है +2 कूलम का। बताओ, तो नंबर 1 पहले बताओ, ये सर्किल ऊपर की तरफ बनाएगा या नीचे की तरफ? फोर्स किधर लगेगा इसमें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सर वो ऊपर की तरफ अर्ग सर, लगेगा सर। राइट हैंड रूल, थंब विद एंटी क्लॉकवाइज सर। इनटू द प्लेन और फोर्स अपवर्ड। तो किस तरह करेगा सर्किल? ऊपर। एंटी ऊपर की क्लॉक। तरफ। एंटी क्लॉक। चलो अब बताओ रेडियस कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है MV रेडियस by निकालने QB। का। एम वी बाई वी क्यू। बाई क्यूबी। बहुत बढ़िया यार, अगर याद कर लिया तब तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं याद किया तो एक स्टेप याद रखना है। क्या इक्वेट करते हैं? MV square by सेंट्रीपिटल। R। आर और क्यू वी बी साइन थीटा। VB sin थीटा। VV तो अभी कैंसिल। यूजुअली आपको साइन थीटा हमेशा 90 वाला ही पूछेगा। v कट हो गया, यहाँ से r का आंसर आ गया। तो r का आंसर कितना होगा? m कितना रखूं, 10? नहीं। नहीं, 10/1000। 10/1000, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, 10/1000। नेक्स्ट, v कितना है? 100 मीटर पर 1000। सेकंड है। 100। q 100 कितना है? 2 इंटू v कितना है? 0.0। 0.01। तो आंसर सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 10/1000 और 0.01 कैंसिल हो जाएगा। हाँ और ठीक है, 50 आ 100/250। गया। हाँ। ओके, समझा या नहीं यार, बताइए आप लोगों को। हाँ सर। समझा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, अब आपको नई चीज पूछेगा, आपको वेलोसिटी देगा ही नहीं, आपको नई चीज देगा, क्या? मोमेंटम।
तो बताओ मोमेंटम मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में? मास इनटू वेलोसिटी। इसी को तो मोमेंटम कहते हैं ना यार। हाँ मतलब सीधे आपको कह दे दी mv की वैल्यू दे दी। और मोमेंटम को किस लेटर से लिखते हैं? पी P छोटा p। P तो by फॉर्मूला QB पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? p बाई। QB और छोटा हो गया हाँ, ये तब यूज करेंगे जब क्या दे देगा? मोमेंट। momentum मोमेंटम। ओके ना? हाँ yes अच्छा, तो बेटा अब एग्जाम है यार, मतलब अब आप जानते हो फिजिक्स में चीजें सीधी तो नहीं रहती हैं, नई नई टर्म्स आते हैं। तो मोमेंटम तो आपको पता है, चार्ज आपको पता है, एक नया टर्म और डिफाइन किया जाता है क्या? स्पेसिफिक चार्ज। क्या लगता है स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होगा? क्योंकि एग्जाम में अलग अलग चीजें देगा, तब आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या लगता है क्या होगा? E by m रेशियो। कहाँ पर सुना है आपने कि स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्यू बाई एम होता होगा? सर ई बाय मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में था। वेरी गुड वेरी गुड, ई बाई एम। अरे पता है कैथोड रे में ऐसे ही निकालते हैं ई बाई एम रेशियो, थोड़ा सा ये नहीं, सेंट्रीपिटल नहीं, सेम अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, हाँ फिर वहां से निकालते हैं। ठीक है, वहां पे हाँ। चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी है हमने। ठीक है, छोड़े अभी उसे। तो स्पेसिफिक चार्ज दे दिया मतलब क्या दे दिया आपको? क्यू बाई m। एम। तो ये जो बेटा इंटू एम में एम है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, हाँ डिनोमिनेटर में। मतलब इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे किस फॉर्मेट में? ऐसे, एम का डिवाइड कर लिया और एम का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई। तो कैंसिल मल्टीप्लाई वाला एम कैंसिल आउट हो गया और क्यू बाई एम और बचा। एक ऊपर जाएगा ना। यस, तो ये वाला क्यू बाई एम को ही हम क्या कहते हैं? specific चार्ज। तो ऐसा मैंने इसलिए बोला, कई बार मास वगैरह नहीं देता है, बोल देता है दो पार्टिकल जिनके स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो क्या है? 2:1। मतलब तब आपको मास नहीं सोचना, डायरेक्टली क्या दे दिया है आपको ये। ओके, यस। पक्का ना? चले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या है? क्यू बाई एम। अब क्या होता है कि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको नए नए चीजें मिलेंगे जो कि आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी सुने होंगे। जैसे न्यूट्रॉन है, बताओ न्यूट्रॉन की क्या खास बात है? Q0 चार्ज जीरो। चार्ज नहीं है उसके ऊपर कुछ भी। तो यार एक गड़बड़ हो गई ना, अगर चार्ज 0 है तो फिर खत्म हो गया रेडियस क्या आएगी? मामला। खत्म नहीं हुई infinite रेडियस, इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में फाइनाइट। 0 रखोगे तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेडियस का मतलब क्या होता है सोचो। ये पॉइंट है और ये आपने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया ये यहाँ पर, और यहीं पर एक सर्कल बनाया ये। 1 और 2, बताओ किसकी रेडियस ज्यादा है? सर टू की नीचे वाले की ज्यादा लग रही है। और कर्व को फ्लैट करो तो की स्ट्रेट ज्यादा लाइन बन जाएगा ना एक टाइम पे। तो एक टाइम पे ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो जब रेडियस बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं नहीं करेगा, क्योंकि भाई इस पे फोर्स ही क्या लगेगा? 0। दियो एफ इज इक्वल टू क्यू भी होता है ना। तो ये चुपचाप से कैसा निकल जाएगा? सीधा जैसा आ रहा था वैसा निकल जाएगा। ओके, यस। इनफाइनाइट रेडियस का मतलब क्या होता है? कैसा कर्व? स्ट्रेट कर। स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। और उसके चार्ज को लिखते कैसे हैं? प्लस ई, ई से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस। माइनस ई से। ठीक, इन दोनों के मास के बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो जो मतलब प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का होता है ना, वो बहुत ज्यादा किसके है। बराबर होता है? न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है किससे? नेग्लिजिबल होता है। बहुत कम किससे? होता है। हाँ, प्रोटॉन से। तो अब मुझे बताओ कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, अब देखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, शीट में भी मिलेंगे। अब मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन को थ्रो किया और एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया।
अब बताओ प्रोटॉन किस तरफ टिल्ट होगा, ऊपर की तरफ या नीचे? ऊपर की तरफ। ऊपर। ऊपर की तरफ। ऊपर। क्यों? क्योंकि राइट हैंड रूल, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मतलब थंब इधर, पाम की फिंगर्स इधर, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ऊपर। तो ये हुआ अपवर्ड फोर्स। तो ये कैसा सर्कल करेगा? इस तरीके का। बहुत बड़ा करेगा इलेक्ट्रॉन के नहीं नहीं, कंपैरेटिव। आराम से पहले इसकी बात करते हैं। रेडियस का कितना रेडियस बनाएगा? रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा प्रोटॉन के लिए? वही ना, मतलब mv/kg। आराम से स्टेप वाइज सही कह रहे हो बेटा, बट मैं थोड़ा स्टेप स्टेप से समझा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ करेगा? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है नेगेटिव साइन की वजह से, नीचे तो करेगा। इसमें नीचे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कल करेगा। अब दोनों में देखो, V भी सेम दिया हमने, Q भी सेम है, B भी सेम है। M बताएगा कितना बड़ा सर्कल करेगा। तो प्रोटॉन ऐसा देखेंगे, अगर प्रोटॉन ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन जबकि ऐसे छोटा सा सर्कल। क्लैरिटी है या नहीं बताइए है हाँ। सारे ऐसा? लोग? मतलब 100 टाइम्स बड़ा सर्कल बनाएगा प्रोटॉन। अच्छा, 100 टाइम्स डिफरेंस होता है इनके मास में। हाँ 1/1837 टाइम्स बड़ा है। ओके, चले फिर। इलेक्ट्रॉन के बाद एक और फेमस पार्टिकल होता है, क्या? अल्फा का। अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका क्यू कितना होगा? 2। न्यूट्रॉन में चार्ज होता है क्या? 2e+। प्रोटॉन। प्रोटॉन बस होंगे 2e+। लेकिन इसकी मास की बात करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों भूल जाओ, मिलेंगे। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और दोनों एकदम ज्यादा होते हैं। तो लेट्स से हमने इसको नेम दे दिया m0। तो इसका मास कितना हो जाएगा फिर? 4m0। 4m0। समझा ना? हाँ। चलो, तो अब थोड़ी सी क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो बताएं, यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन दिया। तो बताओ पॉजिटिव वाले किस तरफ टिल्ट होंगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। नेगेटिव वाला नीचे। नीचे की तरफ। नीचे। अब देखना है कि इन दोनों में से किसका पाथ, किसका रेडियस ज्यादा है। देख के बताओ अल्फा पहले, का। आराम से देख के बताओ। ग्रीन वाले का रेडियस ज्यादा है या ब्लैक का? ब्लैक का ज्यादा है। सर सेम ब्लैक होगा का ना? ज्यादा है ना? सेम कहाँ है यार? सॉरी। मास, मतलब मास बहुत बढ़ गया, आराम से 4 टाइम्स हो पहले गया ये ना। समझो, फॉर्मूले बाद में बेटा, पहले फिगर देख के बताओ। ब्लैक वाला अल्फा है या ग्रीन वाला? ब्लैक अल्फा है। ब्लैक ब्लैक। वाला। ठीक है, बड़ी रेडियस वाला अल्फा है। कैसे पता चला? एम। एम कितना है? 4। 4 टाइम्स और Q 2 क्यू टाइम्स। 2 टाइम्स। तभी एक कट होने के बाद 2 एक्स्ट्रा बचेगा ना यार। हाँ। इसका मतलब इसका रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन है। बताइए क्लियर है या नहीं? हाँ। तो इसे कहते हैं मोशन ऑफ चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पक्का किसी को डाउट तो नहीं है ना यार? आर फाइंड कर लोगे ना यार सब लोग? बताएं। हाँ, फाइंड करेंगे। अच्छा, तो आर फाइंड कर लोगे। अभी एक फेमस क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। कैसे क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस? रेशियो। रेशियो। रेशियो को मैंने बार बार समझाया है। सपोज मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, G इज इक्वल टू G m/r²। मैं बोलता हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ 2 planets whose mass are in the ratio 1:4। तो इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? M पे। जी और उनका M। साइज क्या है? सेम। सेम।
सेम सेम है तो आर का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। फिजिक्स में रेशियो निकालते हैं, जो चीज डिपेंडेंट है डायरेक्टली उनका रेशियो लिख सकते हैं। मतलब G1/G2 का रेशियो क्या आएगा? 1/m2। क्लियर? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ टू प्लैनेट्स ऑफ इक्वल मासेस आर different in size such that the ratio of their radius is 1:3। तो अब बताओ, अब मासेस सेम है तो मास हट गया ना कैलकुलेशन से। कैसा रिलेशन है आर में? इनवर्स स्क्वायर। तो G1/G2 क्या आएगा इस बार? R2/R1। का स्क्वायर। और R2/R1 क्या है? 3:1 होगा ना। 9/1। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं। रेशियो में किसी को कोई डाउट? नहीं। तो चले क्वेश्चन करते हैं। आप लोग आंसर टेक्स्ट में मैसेज करेंगे। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आप कोई आंसर बताएगा नहीं, आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे सब लोग। No, hers not correct. Check again. यशराज नॉट करेक्ट, आदित्य ऑल्सो नॉट करेक्ट। देखिए चलिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आप खुद सोचो, आपने सोचा होगा फॉर्मूला क्या, R इज इक्वल टू mv/qb, करेक्ट और नॉट? हाँ। तो R का रेशियो क्या आ जाएगा? R1/R2। m1/m2 आएगा या नहीं? हाँ। क्वेश्चन में v कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? सेम स्पीड सेम स्पीड। v। बट कहीं पे चार्ज के बारे में बोला है क्या सेम चार्ज है? नहीं। तो आपने ये कैसे सोचा कि चार्ज कैंसिल होगा? यहाँ पर साथ में क्या एक्स्ट्रा आएगा? Q2/Q1। अब देखो कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया है? स्पेसिफिक चार्ज। सेम चार्ज नहीं। स्पेसिफिक Specific। चार्ज। इसका मतलब क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए था? नहीं। नहीं। v अपॉन, मैं लेट से स्पेसिफिक चार्ज को लिखता हूँ Q डैश, ये फॉर्मूला होगा ना। हाँ। तो बेटा v भी सेम है, Q डैश भी सेम है, b भी सेम है, तो रेशियो क्या आने वाला है? 1:1। 1:1। 1:1। इसका मतलब पहले तो जिसने 4:1 आंसर किया वो गलत, क्योंकि उसने Q के बारे में सोचा ही नहीं। बट किसी ने Q के बारे में अगर सोचा तो गिवन क्या था? गिवन ये था कि Q1/m1 was same with Q2/M2। Q2/m2। ये तो यहां से आपको रेशियो निकालना चाहिए था Q2/Q1। तो देखो Q2/Q1 क्या आएगा? M2/, M1। क्या होंगे M दोनों?
m क्या हो जाएंगे दोनों? कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा? 1:1। तो थोड़ा क्लियर रहना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया ना कौन सा वाला यूज करना था? हाँ स्पेसिफिक चार्ज क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने ये वाला। ओके, क्लैरिटी है कि नहीं यार, बताइए। हाँ सर, और अगर मास मतलब कौन से भी रेशो में होगा तो फिर सेम ही सर्कल क्रिएट करेगा। हाँ, अगर स्पेसिफिक चार्ज सेम है और स्पीड सेम है तो मास चाहे कुछ भी हो। ओके, मास का कोई फर्क नहीं होगा। फर्क नहीं होगा। अगर ये सेम है, हर बार ऐसे लर्न मत करो यार, मास का कुछ फर्क नहीं। सिर्फ मैंने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है, ये इक्वल दे के। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्वेश्चन डिपेंडिंग होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर करें चैट बॉक्स में। पहला फर्स्ट पार्ट आंसर करें, ऐसे करके आंसर करेंगे a डैश b डैश। फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। ओके, सर, और प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल का रेशियो चाहिए या अल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन का? अरे भैया, जो चीजें जैसे लिखे होती हैं उसी सीक्वेंस में आंसर करना होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में नहीं दिया है कि क्या चाहिए तो हमेशा फर्स्ट बाई सेकंड, ओके, रेस्पेक्टिवली एक टर्म रहता है, फर्स्ट बाई सेकंड ही करेंगे हमेशा अगर गिवन नहीं है। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड आदित्य। बाकी लोग भी यार ट्राई करें, ऐसा कुछ टफ थोड़े है, ट्राई करें यार। अब सभी लोग आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट काफी लोगों का करेक्ट है। बताएं आदित्य, बताएं फर्स्ट पार्ट को क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? सर, mv/qb वाला ही यूज करेंगे ना? हाँ, सेम स्पीड दिया है तो क्या होगा, mv बाई qb। क्यूबी। अभी m m4 m0 होगा, लेकिन q मतलब 2q होगा तो फिर एक 2 कैंसिल। एग्जैक्टली। तो प्रोटॉन और इसमें रेशियो क्या होगा, देखो m डायरेक्ट है और q इनवर्स। इनवर्स में। तो r1 बाई r2 क्या आएगा, प्रोटॉन m डायरेक्ट है तो प्रोटॉन का m क्या है, m, और जबकि अल्फा का 4m। चार्ज उल्टा है तो अल्फा का चार्ज कितना है, 2e, और प्रोटॉन का e। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। 1:2। वेरी गुड। अब बताओ बेटा, मोमेंटम के लिए क्या करेंगे फिर? सर, मतलब p/qb यूज करेंगे ना? p बाई क्यू भी यूज करेंगे। और बोल रहा है सेम मोमेंटम है, मतलब p भी कट और b भी कट। सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, q मतलब इनवर्स में उल्टा होगा। q2 बाई यस, q2 बाई q1, मतलब 2 रेशियो 2e वन। रेशियो e। 2 रेशियो। थोड़ा समझ आया कि यार कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे रेशियो वाले क्वेश्चन करने हैं। हाँ सर, मतलब नोशन इस ऑफ पे क्या पूछेगा, रेशियो या न्यूमेरिकल? ए दोनों पूछेगा। अभी बताया था ना, ऊपर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराया था ना, हाँ हाँ और रेशियो भी करा दिया, शीट में रहेगा। हाँ ठीक है, बट अभी ये वाले टेस्ट में नहीं, जो फिजिक्स टेस्ट 3 होगा हाँ। ना उसमें लेंगे हम वो शीट 2 में होगा पूरा मतलब। चैप्टर। हाँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। शीट 2 में फोर्सेस एंड फर्दर क्वेश्चंस रहेंगे।
ठीक है, तो मुझे लगता है दोनों चीजें सॉल्व हो गई हैं। 1:2 एंड 2:1 ये दो आंसर्स रहेंगे। पक्का मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं फिर। ओके, अब हम चलेंगे EMI। क्या EMI? ये क्या चीज होता है बताएं? नेम ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई जानता है EMI मतलब? नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इंडक्शन वगैरह वाली भी चीज है। इंडक्शन का सिंपल मीनिंग होता है विदाउट कांटेक्ट नेचर को डेवलप कर देना। तो यहाँ पे किस चीज का इंडक्शन होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके वजह से क्या इंड्यूस होगी? करंट। करंट। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना जनरेटर, मतलब 10th में सुना है कि नहीं सिलेबस में जनरेटर? हाँ हाँ वो किस मेथड पे काम करता है? EMI के EMI पर। हर टाइप का जनरेटर EMI पर ही बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, क्योंकि यही एक तरीका है क्या करने का, करंट जनरेट करने का। तो आपने सुना होगा ना करंट जनरेट करने के लिए पावर प्लांट होते हैं, सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर हाँ प्लांट, विंड पावर प्लांट, और मतलब कई टाइप के, ठीक है ना, न्यूक्लियर भी होगा, कुछ भी कर लो, एट द एंड जो मेजर मैकेनिज्म है वो क्या है? EMI EMI। ठीक है, अच्छा, तो EMI समझने से पहले हमें एक नया टर्म समझना पड़ता है, हम उस टर्म को समझने का ट्राई करते हैं। वो टर्म क्या है हमारा? फ्लक्स। मैग्नेटिक। क्या है? फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, बट इलेक्ट्रिक ऐसा स्पेसिफिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम समझते हैं। फ्लक्स क्या चीज है? तो बेटा रीड करें और बताएं क्या समझ में आया इस लाइन से। ट्रिप यानी the number of lines which pass through a particular area is ठीक known है, as, यानी मतलब डेंसिटी उनकी कितनी है। एग्जैक्टली फ्लक्स डेंसिटी नहीं बेटा, उसे फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी तो खुद क्या होता है? B बी। मैग्नेटिक अभी फील्ड बात करेंगे, वहां पर आएंगे। पहले ये हुआ कि एक एरिया से कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। पेनेट्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? फ्लक्स। मतलब समझना, मैंने एक एरिया ले लिया, एक प्लेट ले ली, और उसको एक मैग्नेट के पास रखा और दूर रखा। बताओ क्या लगता है किस में, P और Q दो प्लेन लिए, किस में ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा होगा? P में। ठीक है। क्यों? क्या है फ्लक्स एग्जैक्टली? number of lines passing through a particular नंबर ऑफ लाइंस। क्या? ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा होगी उस पे। अच्छा, हमें पता कैसे चला? क्या लाइंस दिख रही थी क्या हमें? नहीं कैसे पता चला कि यहाँ पर लाइंस ज्यादा हैं? क्लोज है ना क्लोज क्लोज है नियरेस्ट मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मतलब उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन भी ज्यादा होगी। कहा था ना कि फील्ड इज जस्ट, वो फील्ड लाइंस आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसलिए number of lines नंबर ऑफ स्टेप समझो यार फिर से। P पॉइंट पर magnetic field फील्ड ज्यादा है, इसलिए lines passing ज्यादा है, इसलिए फ्लक्स ज्यादा है। फ्लक्स ज्यादा है। पक्का ये मेथड समझ आया फ्लक्स का? sir हाँ। flux is independent of the area no? नहीं नहीं नहीं, अभी बात करते हैं, स्टेप वाइज समझाते हैं। पहले ये बात समझ आया कि फ्लक्स किस में ज्यादा है। हाँ। अब सोचो यहाँ पर P है और यहाँ पर रख दिया मैंने Q, इतना बड़ा, क्या लगता है P से ज्यादा पास होगा या Q से?
क्यू से। क्यों से भाई? ज्यादा एरिया है ना, तो कहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया हुआ? इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। फ्लक्स। समझा या नहीं? तो पहली बात, इस वाले से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, ये वाले एग्जांपल से क्या निकाला रिजल्ट हमने? एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्यू से ज्यादा पास हो रही है, रीजन क्या है उसका? एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा है। तो सेकंड पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एरिया। एरिया पर। थर्ड, अब अगर एक एरिया को मैं ऐसे फ्लैट रख देता हूं, समझिएगा, ऐसे, तो क्या फील्ड पेनेट्रेट कर पाएगी क्या इसे? ज्यादा? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। सेम एरिया अगर ऐसे लग दोगे तब? ज्यादा करेगा। इसका मतलब एक और चीज आ गई नई। क्या? क्या नया आ गया? तो आप कैसे रख रहे हैं, वर्टिकल कैसे हॉरिजॉन्टल? रख रहे हैं मतलब? अरेंजमेंट, क्या? एंगल। एंगल। कैसे रख रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है भाई? 3। नंबर 1 फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 2 फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया और एंगल। नंबर 3 एंगल, एंगल। ठीक है, तो देखो एक मैंने फील्ड बना दी ऐसे, स्काई ब्लू कलर की ये फील्ड है, और 3 सेम एरिया रख लिए। एक एरिया को मैंने रखा एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक एरिया को रखा इन द प्लेन, और एक एरिया को ऐसा टिल्ट करके रखा। तो कौन सबसे ज्यादा फील्ड कैप्चर करेगा? तो जो परपेंडिकुलर रखा है वो ज्यादा कैप्चर करेगा। मतलब ये जो 90 डिग्री वाला ये ज्यादा कैप्चर करेगा। थोड़ा ये जो एंगल कम है ये और कम करेगा। फाइनली ये जो 0 एंगल वाला है वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब बात आई कि आप ऐसे लिखोगे कैसे, किन के बीच का एंगल देखोगे आप? तो यहाँ पर एक चीज डिफाइन की जाती है, क्या? एरिया वेक्टर। क्या डिफाइन किया जाता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाले को बोलते हैं क्या? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को ही क्या बोला गया है? एक्चुअल एंगल। तो सोचो जब ये प्लेन परपेंडिकुलर रखा है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? बी के अलॉन्ग होगा। हाँ, थीटा 0 90 लिखना है क्या? नहीं, थीटा लिखना है 0। इसका मतलब, बट आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन होता है कॉस। कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। फ्लक्स को किस सिंबल से यूज करते हैं? फाई। तो ग्रीक सिंबल है, ये क्या होता है? अल्फा, 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 ये बीटा, बीटा, ये गामा, गामा, ये थीटा, थीटा, ये पाई। फाई। फाई। क्लियर? ये सब यूजुअली एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्या हो गया? फाई। ये क्या हो गया? पाई। साई। ठीक है, ये क्या हो गया? ये नहीं, काई। पाई ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। फाई राइमिंग तक है काफी सब है। ये। हाँ, जब आगे वेव इक्वेशन में आएंगे फाई और काई तब उनको देखेंगे। फाई तक क्लियर है, साई और काई बाद में। ठीक, क्लियर है अभी यहाँ तक? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी ए और cos थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड। और गलती नहीं करना, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो चले थोड़ा सा न्यूमेरिकली चीजों को देख लेते हैं हम। चले, तो ये हमने दिखाया कि डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस इज कंसिडर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर एक ऐसे अकेला सरफेस है तो 2 आंसर है ना परपेंडिकुलर के, एक राइट और एक लेफ्ट। तो कौन सा वाला चूज किया करेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये वाला, और अगर इधर है तो ये। ओके, सर यानी पॉजिटिव आंसर थे।
पॉजिटिव आंसर देते हैं। अगर ऐसे प्लेन रखा हुआ है, टिल्टेड रखा हुआ है, तो फिर परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगे। ओके, अगर प्लेन ऐसे फ्लैट रखा हुआ है तो इनटू द प्लेन या अबव द प्लेन। ओके, यस। ठीक है, तो आते हैं फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स में। चले तो देखें, अच्छे से समझेंगे, एकदम नई चीज है आपके लिए, बट हमें EMI समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखें, फ्लक्स, इसका यूनिट क्या है? वेबर। वेबर, वेबर WB से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, टेस्ला। टेस्ला एक SI यूनिट है, ठीक। अच्छा, ए एरिया मीटर स्क्वायर, और थीटा सर क्या और है? वो आपने गॉस बताया था मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर मतलब वो CGS का है क्या? ये CGS है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये MKS है और ये CGS है, ठीक। तो गॉस क्या होता है? टेस्ला से छोटा होता है काफी, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये याद रखना यार, इसका मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम पड़ेगा। क्यों? पता चला आपने आंसर निकाला 0.032 टेस्ला, आंसर टेस्ला में है ही नहीं है, तो बताओ गॉस में क्या आंसर आएगा फिर? कोई बता सकता है गॉस में आंसर क्या 320। आएगा? 320। वेरी गुड यार, इसे हम लिखेंगे 320 इंटू 10⁻⁻⁴ लाने का ट्राई करेंगे, और -4 को क्या लिख सकते हैं? गॉस। तो ये क्या लिखा हुआ है? 320 गॉस। ओके ना? या फिर ऐसे लर्न करो यार, 1 टेस्ला मतलब कितना? 10⁻⁴। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब आते हैं एक पॉइंट पे। अगर आप यहां से देखो तो बी का एक नया यूनिट निकल के आएगा। एरिया का डिवाइड कॉस्ट का तो कोई यूनिट नहीं है, तो क्या आएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी बेटा SI यूनिट है, जैसे टेस्ला MKS और SI यूनिट है, वैसे वेबर भी है। तो क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इसी को बोलते हैं क्या? फ्लक्स डेंसिटी। पर मीटर स्क्वायर के वजह से इसे वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी। तो इसलिए बी का एक नया नेम क्या हो गया था? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी। अभी क्लियर है ना फ्लक्स डेंसिटी कहाँ से वर्ड यूज हुआ? यस सर। यस। ओके, तो चले ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया है, एक प्लेट है, उसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पे टिल्टेड करके रखा है, कितने एंगल पर? 60 डिग्री। 60। अब कुछ हमारे महान स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, फ्लक्स हुआ B A cos थीटा, बी क्वेश्चन में दिया होगा, स्क्वायर है मान लेते हैं, एरिया क्या है अभी गिवन है कुछ A स्क्वायर, और थीटा कितना है? 60। 60 डिग्री। cos 60 कितना हुआ? 1/2। 1/2। और ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो एरिया वेक्टर से हमने एग्जैक्टली, ये प्लेन के साथ, प्लेट के साथ एंगल दिया है, जबकि हमें किसके साथ एंगल देखना होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेट। तो एरिया वेक्टर के लिए तो पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना, और दो तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, तो कौन सी वाली पिक करनी होती है हमेशा? मैग्नेटिक बी के फील्ड साइड वाली। तो कितना हुआ एंगल फिर? 30। 30। आंसर होगा cos 30, मतलब √3/2। तो जरूरी नहीं कि आंसर देखने में अजीब लग रहा है तो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो पक्का फ्लक्स समझ आया ना? यस। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई की है। एक और एग्जांपल देते हैं और बेटर आइडिया आपको आएगा। चलो, ये लूप से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, ये एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड क्या है? बताओ L। फ्लक्स का आंसर क्या आएगा? बी तो बी है, एरिया एरिया L² cos थीटा। प्लस 0। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, L² एरिया वेक्टर प्लेन में नहीं, एरिया वेक्टर खुद परपेंडिकुलर होता है इसके। एरिया वेक्टर के कितने आंसर्स हो सकते हैं?
इनटू या आउट, कौन सा पिक करेंगे? इनटू इनटू, जिससे थीटा क्या हो जाएगा? 0 और cos 0 क्या हो जाएगा? 1 मतलब क्या BL आ गया? स्क्वायर। PL स्क्वायर। पक्का? अब यार मैं जानबूझ के न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू देगा। 20 गॉस है फील्ड और इतना लूप रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर का, क्या होगा समझ जाओगे ना? हाँ ठीक है, शीट में हाँ रहेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि जब दोनों पॉसिबिलिटी हो हमेशा क्या ट्राई करना है, फ्लक्स पॉजिटिव लाना है, मतलब बी के साइड वाला यूज करते हैं। ओके डन। सर आपकी आवाज बीच में चली गई। ओके अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ अच्छा अभी देखें, सपोज मैंने एक ऐसे सरफेस प्लेन बना दिया, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर किधर भी हो सकता है, इधर या इधर। हाँ लेकिन अगर आपको कोई क्लोज लूप दिया है, क्या दिया है, क्लोज लूप, तब एरिया वेक्टर हमेशा कैसा मानना है? कैसा मानना है हमेशा? आउट। आउट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि सपोज यहाँ पर नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ऐसे फील्ड जा रही होगी, और यहाँ पर है साउथ, तो साउथ में ये फील्ड घूम के वापस आ रही होगी। तो देखो अब स्टोरी बदल जाएगी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जबकि एरिया का हमारा कंपल्सन है कि हम अपने आप से अब नहीं चूज कर सकते, बिकॉज ये क्लोज लूप था इसलिए एरिया बाहर था। तो जस्ट अपोजिट है ना, तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन ये बातें हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए जरूरत नहीं है। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वहां पे फ्लक्स नेगेटिव आने के चांसेस नहीं रहते हैं, तो जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं क्या, अगर एरिया वेक्टर फील्ड के अलॉन्ग है तो आंसर क्या आता है फ्लक्स का? पॉजिटिव। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द एरिया वेक्टर है तो क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो बताइए फ्लक्स क्लियर है ना सभी को? यस। फ्लक्स हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें क्या समझना था? EMI. EMI। और EMI को किसने बताया? फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। ओके तो EMI के लॉज किसने दिए हैं? फैराडे। माइकल फैराडे ने। तो हम जनरेटर वगैरह पढ़ने से पहले क्या स्टडी करेंगे? फैराडे लॉ। फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इन्होंने दो लॉ बताए हैं, जो कि दो नहीं है, आप समरी में एक ही देख सकते हो। तो दो चीजें हैं बेटा, इनके लॉ है और इनका क्या है, एक एप्लीकेशन होगा। हाँ एक है एक्सपेरिमेंट। कैसे इन्होंने लॉ डेवलप किया, तो पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट क्या था, और फिर बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या निकाल के लेके आए। ओके समझा? अच्छा तो चले एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक स्प्रिंग के ऊपर से मैग्नेट को ड्रॉप किया था। अच्छे से समझेंगे बेटा, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, फॉर्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले अपन एक्सपेरिमेंट समझते हैं। फैराडे ने बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, क्या कि एक स्प्रिंग में एक मैग्नेट ड्रॉप किया। अब उनको कुछ पता चलेगा क्या, नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस स्प्रिंग से एक क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब। बल्ब। क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब। और अब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जब ये मैग्नेट गिराया उन्होंने, तो देखा कि ये बल्ब लाइट अप हो गया। समझ रहे हो, ये बल्ब क्या हो गया, लाइट अप हो गया। इसका मतलब कहीं से तो इलेक्ट्रिकल करंट आ गई ना, और अगर करंट आ गई इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली, तो ये तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन ही इनवैलिड हो गई ना। आपने अपने आप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से पैदा कर ली, तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, इनवैलिड हुआ। आप मैग्नेट कहीं रखा रहा होगा ना, इस मैग्नेट को यहाँ पर लेकर गए होंगे, तो आपने एफर्ट लगाया होगा ना,
स्टेप समझिएगा। आपका एफर्ट किस फॉर्मेट में सेव हुआ? किस फॉर्मेट में सेव हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। Potential अब जब इसे ड्रॉप कर दोगे तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। kinetic. काइनेटिक। एनर्जी। और अब ये बल्ब को लाइट अप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है? Bulb. बल्ब के अंदर। बल्ब में। तो बाद में कंक्लूजन उसने निकाला कि इसे गिरना तो चाहिए था जी से, काइनेटिक एनर्जी गेन करना चाहिए, लेकिन ये जी के एक्सेलरेशन से नहीं गिरता, लेस देन जी गिरेगा। ओके, इन सब का रीजन अभी लेकिन क्यों? बताऊंगा, सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन समझा रहा हूं कि ये एनर्जी आ कहां से गई है। अरे सिंपल सी बात है बेटा, एक्सपेरिमेंट में पहले आप क्या देखते हो? रिजल्ट। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? Result. रिजल्ट। फिर आपको समझाऊंगा कि इनकी रीजनिंग क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, ठीक है, वही बन जाएंगे फैराडेज लॉ। तो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ तक समझ लिया कि यार किसी भी मैग्नेट को ड्रॉप किया तो बल्ब लाइट अप हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। वो एनर्जी कहाँ से आई होगी? काइनेटिक एनर्जी से आई होगी मैग्नेट के। और मैग्नेट की काइनेटिक कहीं से भी आ सकती है, पोटेंशियल। या फिर आपने एक इंजन लगा दिया, जनरेटर में क्या लगा होता है? एक इंजन, जो क्या करता है? इस मैग्नेट को घुमाएगा। बट आगे मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली मैग्नेट को नहीं घुमाता, वो इस कॉइल को Ring. घुमाता है। एक है ना, इसको घुमाया क्या और उसको घुमाया? उसको सेम ही बात है, आगे फेराडे प्रूव Concept. करते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि बल्ब लाइट अप होता है, चाहे मैग्नेट को गिराओ या फिर कॉइल मैग्नेट को। याद है ना वाटरमेलन नाइफ वाला? नहीं सर, वाटर। अरे वाटरमेलन नाइफ का प्रोवर्ब है ना, मतलब नाइफ वाटरमेलन पे आए या वाटरमेलन नाइफ पे, एट द एंड जाने कौन वाला है? वाटरमेलन। ठीक है, चले अभी समझते हैं। तो फिर हम यहाँ पर समझेंगे कि फैराडे ने क्या समझाया, रीजन अब बताना स्टार्ट किया। क्या कि जब मैग्नेट दूर था तब इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, हाँ. इस एरिया से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। जब ये क्लोज आने लगेगा तो क्या बढ़ जाएगा? Magnet. मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से, बिकॉज ये फिक्स एरिया है, अरे एक पॉइंट पे थोड़े ना कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो? एरिया में। और जब एरिया में देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? Flux. फ्लक्स। तो उसने बताया कि क्या चेंज होने लग गया एग्जैक्टली? फ्लक्स चेंज होने लग गया। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर करंट जनरेट हो जाती है, और यही फैराडे का लॉ था। आगे बताएगा न्यूमेरिकली कितना जनरेट होगी। बट व्हाट इज द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ करंट? चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स। जब किसी भी करंट कैरिंग लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या जनरेट हो जाती है? करंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या समझाया, देखना कि अभी क्या चेंज इन फ्लक्स जीरो है क्या? नहीं, फ्लक्स चेंज हो रहा है। सेकंड वाला फ्लक्स ज्यादा है किससे? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले से। लेकिन जब जितने टाइम के लिए मैग्नेट अंदर रहेगा, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा होगा क्या? नहीं. भाई जब अंदर आ गया तो पूरा फ्लक्स आ गया ना, तब नहीं चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब 2 और 3 में फ्लक्स चेंज क्या है? जीरो। Zero. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट नीचे आ रहा होता है तब ये लाइट अप होता है, जैसे ही मैग्नेट अंदर आ जाता है ये फिर से ऑफ। क्लियर? Yes. अच्छा, नेक्स्ट। और जब ये फिर से वापस नीचे जाता है तो फिर से क्या हो जाता है? लाइट। Light up. लाइट अप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था फैराडेज लॉ में उनका एक्सपेरिमेंट। बाद में उन्होंने टेस्टिंग की, मैग्नेट को रख दिया और किसे मूव कराया? ये स्प्रिंग को। तब भी क्या हो रहा था? करंट जनरेट हो रहा था। तभी उन्होंने बताया कि यार मैग्नेट नहीं, एक नई क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या? Five. फ्लक्स। फाई।
वो फ्लक्स चेंज होगा तो ये चेंज होगा। और मुझे पता है फ्लक्स कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करता है, किस पे? एरिया और cos थीटा। बी ए कॉस थीटा। जितना बड़ा मैग्नेट उतनी इतनी ज्यादा ज्यादा करंट, फील्ड। करंट। उतनी ज्यादा एरिया, मतलब जितना बड़ा कॉइल उतनी ज्यादा करंट। और एंगल के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा इन डिटेल। हाँ, जितना कम एंगल उतनी ज्यादा फील्ड। हाँ एग्जैक्टली। तो फैराडे लॉ बस मैंने भी समझाया कि फैराडे ने कैसे बताया कि करंट जनरेट होती है, रीजन क्या है? फ्लक्स। बाद में उन्होंने फॉर्मूला बताया कि जितना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ज्यादा करंट जनरेट होगी। बताया कि करंट प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन ओके। क्लियर? ये फॉर्मूला बताया, बट सॉरी करंट नहीं, पोटेंशियल बताया। करंट ये के लिए तो फिर रेजिस्टेंस का डिवाइड करना पड़ेगा ना, I इज इक्वल टू V/R। तो ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं शीट पोस्ट करने वाला हूँ, शीट सॉल्व कर लेंगे। मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ, अगर मंडे लेक्चर पॉसिबल है तो मंडे कर लेंगे, टेस्ट ट्यूसडे को होगा, अदरवाइज संडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ सर। अब भी एकदम पोस्ट करने वाले हो क्या शीट? हाँ हाँ, अभी शीट पोस्ट करने वाला हूँ जस्ट। ओके। बताए? हाँ सर, बड़ा लेसन है, मतलब और कितना लेक्चर लगेगा मतलब इस लेसन को समझे नहीं? खत्म करने में? अरे फिजिक्स में जाते हैं, मतलब इस लेक्चर को 6 लेक्चर्स लगेंगे नियरली। मतलब और अभी 2-3 ही है। हाँ 6 to 7, अभी 2-3 लेक्चर और 2 लेक्चर और मिनिमम। हाँ मतलब हो सर, गया और जस्ट। वो आपने मतलब इस साल का 2-3 चीजें पढ़नी है, जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर, बस 3 चीजें हैं सर रिमेनिंग। हाँ सर जो क्यूमुलेटिव है उसमें वो पहले का भी आने वाला है ना? सिलेबस आपको ग्रुप पे पोस्ट किया जाएगा, रिलेटिवली रहेगा सब्जेक्ट। मेरे में सिर्फ अभी 3 ही लेक्चर रहेंगे। क्या? अभी MEC L1 L2 L3। ओके हाँ ठीक। सर, और वो आपने सेंड नहीं किया कि क्या क्या करने वाले हैं इस साल में कवर हो। ओके ठीक है, वो भेजता हूँ। हाँ हाँ। ओके चलो, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय।